देखिए आज ज्योग्राफी में हम लोग अब अगला टॉपिक जो होगा जो छूटा हुआ था कल समय की वजह से उसको आज हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया से आप लोग समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई दिक्कत? कल आपने पढ़ा था कि अक्षांश और देशांतर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपने प्राप्त किया था। और हम लोगों को अब देखना ये है कि ये जो भारत है, हमारा जो देश है ना, वो कौन से अक्षांश कहाँ से कहाँ तक, कितने अक्षांश इसमें हैं, कितने देशांतर रेखाएं इस भारत में हैं, ये सब सारी बातों का अध्ययन करने के बाद आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो भारत की स्थिति और विस्तार का ही टॉपिक होगा और वो उसका दूसरा पार्ट है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कर्क रेखा और भारत में जो मानक समय रेखा है उसके बारे में। ठीक है ना? तो आज हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? आज हम लोग चर्चा करेंगे बाबू कर्क रेखा। किसकी चर्चा करेंगे? कर्क रेखा और मानक समय रेखा। इसको समझ लीजिएगा। आज हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा बहुत बढ़िया से कि भारत को दो बराबर भागों में, जिस तरह से पृथ्वी को दो बराबर भागों में भूमध्य रेखा जो है उसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है, उसी तरह से भारत को एकदम दो बराबर हिस्सों में विभाजित करने वाला लाइन कौन सा लाइन है? कर्क रेखा है ना। वो लाइन है हमारा कर्क रेखा। और वो जो कर्क रेखा है वो भारत को आप देख सकते हैं, एक लाइन यहाँ पे ब्लैक कलर का खींचा हुआ है। आप हम इसको अब लाल कलर से इंगित करते हैं। देखिए ऐसे करके खींचा हुआ है लाइन, जो आप समझिए कि एक कर्क रेखा है जो भारत को दो हिस्सों में बांटती है। एक इससे ऊपर का हिस्सा इधर हो गया और एक इससे नीचे का हिस्सा हो गया। ठीक है? तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है वह किन किन राज्यों को टच करते हुए निकलती है या किन किन राज्यों को वो छूती हुई पार करती हैं। तो अभी आप देखेंगे, आप पूरे नक्शा को बहुत विधिवत जानते हैं कि ये नक्शा कौन है और क्या कौन सा चीज कहाँ पर है ना। ये बताने की अब हमको जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है ना। उसके बाद झारखंड से ठीक ऊपर में देखिए यहाँ बिहार है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हमारा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद देखिएगा हमारा त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये सब सारे चीजों को आप देख रहे हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप देख रहे हैं तो सबसे पहले कर्क रेखा के बारे में आप जान लीजिए कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा कैसे गुजरती है? भारत के मध्य से। कर्क रेखा कैसे गुजरती है? भारत के मध्य से, माने बीचों बीच से, मध्य से होकर के गुजरती है। और कर्क रेखा किसको कहते हैं? तो जब आप 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जाइएगा तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की जो रेखा खींची जाती है, जो विशेष प्रकार की रेखा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और उसी कर्क रेखा पर हमारा भारत स्थित है, जो आध भागों में क्या है? बटा हुआ है। तो अभी आपको इस लाइन से स्पष्ट पता चल रहा है। यहां से आप अगर देखें तो आप ये कह सकते हैं कि यहां से जो चल रहा है लाइन, एक मिनट, यहां से जो लाइन चल रहा है वहां पर आप देखिए तो ये लाइन गुजरात में पहले प्रवेश किया और गुजरात, देख रहे हैं ना, गुजरात में प्रवेश किया। गुजरात के बाद देखिए राजस्थान के थोड़े से हिस्से को यहाँ पे टच किया है। समझ में आ रही है बात? उसके बाद फिर देखिए कौन सा ही प्रदेश है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो बहुत ज्यादा, मने आप देखिएगा इसको भी बीचे बीच बांट दिया है मध्य प्रदेश को एक कर्क रेखा। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ को। उसके बाद आप देखिए ये है झारखंड, झारखंड में भी ये प्रवेश कर रहा है। उसके बाद ही देखिए कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे त्रिपुरा है, त्रिपुरा को भी टच कर रहा है और फिर मिजोरम को भी टच कर रहा है। यानी कि यह कितने भारत के कितने राज्यों को टच करके निकल रहा है। तो सबसे पहला है एक में गुजरात, दो, ये तीन, ये चार, 5, 6, 7, 8, कितने प्रदेशों को टच किया? 8 प्रदेश। तो याद रखिएगा इस बात को, आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि भारत कर्क रेखा भारत के 8 प्रदेशों से होकर के गुजरती है। कैसे गुजरती है? 8 प्रदेशों से होकर के गुजरती है। क्लियर हो गया? 8 प्रदेशों से होकर के यह रेखा हमारे यहाँ भारत में गुजरती है। क्लियर हो गया? आप लोग को समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक बात को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि भारत के मध्य से कर्क रेखा जो गुजर रही है, जो भारत को 2 भागों में बांट रही है, वह किन किन राज्यों से होकर के गुजर रही है? पहला नाम बताइए। गुजरात। दूसरा नाम बताइए। राजस्थान। तीसरा नाम मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। हाँ, उसके बाद झारखंड। उसके बाद वेस्ट बंगाल मीन्स क्या होता है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद जोर से बोलिए। और उसके बाद मिजोरम। ये 8 प्रदेश से होकर के गुजर रही है। देखिए ध्यान से, समझ में आ गई बात? तो नक्शा से हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको फैक्ट समझना है। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको पूछेंगे और याद रखिएगा कि आप जो हैं इसका आंसर भी बहुत बढ़िया से देंगे। ठीक है ना? वो क्या है कि आप देख लीजिए, इससे पूर्व की थोड़ा सा हम लोग बात कर लें, या उसके पूर्व की बात क्या कर लें कि आप खुद जानते हैं सभी राज्यों की राजधानी कितने बच्चों को पता है? और इस राजधानी को लिखने से पहले आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए कि हम कैसे लिख रहे हैं। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। यहाँ पे अगर हम गांधीनगर लिखें तो कोई दिक्कत? अब बताइए राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। अब बताइए छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। अब हमको इस बात का जवाब दीजिए कि झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड की राजधानी रांची। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कलकत्ता। कलकत्ता कहाँ है? कलकत्ता। कहाँ है? कलकत्ता। कहाँ है? कलकत्ता। समझे कि नहीं? और एक मिनट, यहाँ पे रांची लिखिए। रांची है ना, न ऊपर लिखिए न उसको नीचे लिखिए। अब बताइए त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है मेरे भाई अगरतला है। और मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजॉल है। कहाँ है? आइजॉल। अब आप देखिए ध्यान से, बहुत बढ़िया से देखिएगा, ये कर्क रेखा है। हमने कितने ऐसे राज्य की राजधानी है जिसको हम कर्क रेखा से ऊपर लिखे हैं? बताइए कितने ऐसे राजधानी हैं जिसको हम कर्क रेखा से ऊपर में लिखे हैं? कौन कौन? राजस्थान की राजधानी जयपुर को लिखे हैं, उसके बाद त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को लिखे हैं, और मिजोरम की राजधानी आइजॉल को लिखे हैं। समझे कि नहीं?
तो सर ये बातें क्यों लिखे हैं आप, क्या इसके पीछे कुछ तर्क है? तो हाँ, तर्क है। यहां से क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि कितने ऐसे प्रदेश हैं जिनका शहर है ना, जिनकी राजधानियां कर्क रेखा के नॉर्थ साइड में पड़ती हैं। अगर आप विस्तृत जानकारी नहीं रहेगा तो आप बता नहीं पाइएगा। और कितने ऐसे प्रदेश हैं जिनकी राजधानियां कर्क रेखा से साउथ की तरफ पड़ती है, माने दक्षिण की तरफ पड़ती है। इससे यह स्पष्ट है कि कर्क रेखा यहां से यहां तक है और कर्क रेखा से उत्तर साइड में 3 प्रदेश ऐसे हैं जो माने उत्तर साइड में है और 5 ऐसे प्रदेश हैं जो दक्षिण साइड में है। जैसे आपने देखा जयपुर, अगरतला और आइजॉल, ये जो है कर्क रेखा के उत्तर साइड में है, जबकि गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और रांची को अगर हम कहें कि बीचे बीच है तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है ना। कलकत्ता, ये सब जो है ऐसे शहर हैं जो कर्क रेखा से दक्षिण दिशा में बसे हुए हैं। कर्क रेखा से कहां बसे हुए हैं? दक्षिण दिशा में। क्लियर हो गए? तो ये बात की जानकारी आपको रहनी चाहिए कि कर्क रेखा से उत्तर में कितने प्रदेश की राजधानी है जहां से ये कर्क रेखा गुजरती है? तो 3। कौन कौन? राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम। जबकि 4 ऐसे प्रदेश हैं जहां की राजधानी जो है कर्क रेखा से दक्षिण दिशा में पड़ता है, जिसमें है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ऐसे राज्य हैं जिनका राजधानी जो है कर्क रेखा से दक्षिण दिशा में है। और रांची की अगर चर्चा करें तो यह बीचों बीच है। क्लियर हो गया? यहां से सर और कोई क्वेश्चन आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछे जा सकते हैं कि कर्क रेखा जो है, हम बल्कि इस बात को लिख दें क्या? हम इस बात को लिख देते हैं कि उत्तर साइड में राजधानी जिनका पड़ता है, वो तो आप समझ गए होंगे, अब लिखने की जरूरत तो है नहीं, अब आप समझ गए हैं। चलिए, हाँ, ये चीज हम आपको पढ़ाते हैं कि कर्क रेखा जब गुजर रही थी या गुजर रही है, कर्क रेखा यहां से यहां जा रही है, तो कौन ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा की है? आपके हिसाब से नक्शा पर आप पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा माने कर्क रेखा की लंबाई आपको सबसे ज्यादा नजर कहां आ रही है? मध्य प्रदेश। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस प्रदेश में है? क्लियर हो गया? आप देखिए ना भाई, ये गुजरात है, अब इसको नाप करके देखिए, इसको नाप करके देखिए, ये हाथ से बनाया हुआ नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा है, ये तो ऑलरेडी मैंने आपका किया हुआ है। आप देखिएगा इन सभी जगहों से सबसे ज्यादा यहां से लेकर के यहां तक सबसे लंबाई में, इतना लंबाई का कोई है नहीं है, यानी कि सबसे ज्यादा कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में है। तो ये भी क्वेश्चन याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अगर हम क्वेश्चन दे दें कि कर्क रेखा भारत के किस प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबी है, तो उसका आंसर में क्या बताइएगा? और यही क्वेश्चन को उलट दीजिए तो सबसे कम आपको कहां नजर आ रही है? नहीं, सबसे कम देखिए यहां दूसरा नंबर पर देखिए, राजस्थान में सबसे कम कहां है? राजस्थान। अरे भैया, ये तो राज्य ही छोटा है, त्रिपुरा राज्य राजस्थान से काफी छोटा है, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान को एकदम टच करके निकल गई है छोटा सा में, लेकिन त्रिपुरा में बहुत लंबा गई है, इसकी लंबाई के अनुसार इसमें ज्यादा लंबा है। समझ में आ रही है बात? तो सबसे कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस प्रदेश में है?
राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान। समझ में आ रही है जो बात हम बोल रहे हैं से? राजस्थान में है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछते हैं। कर्क रेखा जहां से गुजर रही है, कर्क रेखा से कि कौन ऐसा प्रदेश है जिसकी राजधानी सबसे ज्यादा दूर है? सबसे ज्यादा दूर, जैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तो गांधीनगर दूर नहीं है कर्क रेखा से। सबसे ज्यादा दूर कौन है? सबसे ज्यादा दूर। हाँ, अब जिसका दिमाग होगा वो समझ गया होगा। भैया पूरा राजस्थान यहां से लेकर के यहां तक है, ये लाइन टच यहां कर रहा है, जयपुर इधर है, तो कर्क रेखा से जयपुर काफी ज्यादा दूरी पर है। आ गया समझ में? सबसे कह सकते हैं कि दूरतम है, सबसे क्या है? दूरतम है ना? सबसे दूरस्थ कह सकते हैं। शहर कौन है? सबसे दूरस्थ राजधानी कर्क रेखा से कौन है? जयपुर। और वह कर्क रेखा के किस साइड में है? तो उत्तर साइड में। कर्क रेखा के किस साइड में है? उत्तर साइड में। क्लियर हो गया? ठीक उसी प्रकार से अब हमको आंसर दीजिए कि कौन ऐसा राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? जोर से बोलिए। रांची। झारखंड झारखंड शहर है, झारखंड राज्य का ना नाम है। हम क्या पूछे कि कर्क रेखा से सबसे नजदीक की राजधानी किस प्रदेश की है? रांची की, झारखंड की है। रांची का, रांची वो जगह है। कौन जगह है? रांची। तो हमने कहा कि कौन ऐसा जगह है, कौन ऐसी राजधानी है, कौन ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा से एकदम बिल्कुल नजदीक है? तो रांची। रांची एक ऐसी राजधानी है झारखंड की जो कर्क रेखा से बहुत ही नजदीक है, और नजदीक नहीं है बल्कि रांची से होकर के कर्क रेखा गुजरी है। समझ में आ गई बात? रांची से होकर के कर्क रेखा गुजरी है। क्लियर हो गया? तो रांची सबसे निकट है कर्क रेखा का, और जयपुर जो है सबसे दूर है कर्क रेखा का। क्लियर हो गए? तो आपने यहां तक की बात समझ लिया है ना कर्क रेखा के बारे में, है ना? भारत के कर्क रेखा किस प्रदेश से गुजरती है? तो 8 प्रदेश से होकर के गुजरती है। कौन कौन? जोर से बोलिए। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, अब देखिए ध्यान से, आप पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बीच में देखिएगा एक जगह है जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है इसका? बांग्लादेश। इससे भी हो करके जाता है, लेकिन ये भारत में अब नहीं है। ये भारत का कुपुत्र है। क्या है ये? भारत का कुपुत्र है ना? भारत के 2 कुपुत्र हुए। एक कुपुत्र जो हुआ पाकिस्तान हुआ, और दूसरा जो कुपुत्र हुआ वो बांग्लादेश हुआ, जो अपने बाप से हमेशा भिड़ता रहता है, लेकिन बराबर उसको भारत हमेशा कान धर करके पीटता रहता है ना? हमने पिछले मैच में भी पीट दिया था, बांग्लादेश को भी पीटे और पाकिस्तान को भी पीट दिए, है कि नहीं? दोनों को हरा दिए ना आप लोग। इन लोग कितना हूं मैंने देखे, आत्मा शुद्ध रहेगा तब ना आपका अर्जी लगेगा कहीं भी, लेकिन इन लोगों की आत्मा शुद्ध नहीं है। जितना कलमा पढ़ता है सब भारत के विरोध में पढ़ता है, इसलिए उसकी कोई, अल्लाह अकबर उनकी बात समझने वाले नहीं है। जितना अल्लाह अकबर का नाम लेता है उतना ही अल्लाह अकबर उनको हराते हैं, है कि नहीं? वो बताते हैं कि तुम्हारा जन्म हुआ है भारत से, तुम अपने बाप को बाप नहीं मानोगे तो ऐसा बेटा को कुपुत्र कहा जाता है कि नहीं? तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों कुपुत्र है। इसी बांग्लादेश से कर्क रेखा भी गुजरती है, लेकिन भैया ये कुपुत्र का नाम लेना हम उचित नहीं समझते। हम अपने राज्य की बात करेंगे।
बांग्लादेश में पता होगा कि हमारा यहीं से कर्को रेखा गुजर रहा है, सब तो बकलोल है ना। यही बांग्लादेश पहले नागिन धुन पर डांस करता था, जीतता था कभी कभार। तो क्रिकेट देखते थे ना आप लोग। ये है पाकिस्तान का तो बातें मत कीजिए, इसका तो खैर नाम लेना जो है से पाप है, समझे कि नहीं, नाम लेना ही इसका क्या है, पाप है। तो चलिए यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए। तो ये बातें जब समझ लिए तो एक चीज और समझे ध्यान से, देखिए कल हम पढ़ा रहे थे मेरे भाई कि यह क्या है, पृथ्वी है। अरे भैया पृथ्वी के पूरे पृथ्वी को एक नमूना में पेश किया गया ग्लोब बना करके। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है। इसको कौन सी रेखा विभाजित करती है, भूमध्य रेखा। सब काल्पनिक रेखा है, ये कोई रेखा खींचा हुआ नहीं है कि आप उसको देख सकते हैं, माना जाता है। क्या कहा जाता है, माना जाता है, काल्पनिक रेखा है। अंतरराष्ट्रीय देशों ने मिल करके इसको तय किया कि हम मान लेते हैं कि यू आर ए प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मानने से कुछ थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी है कि वहां पर है, वो सब नहीं है, लेकिन मानना तो है कि नहीं। अब देखिए जरा सा, यहाँ पे भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट रही है। तो अब इस बात को एक बार और बढ़िया से समझ लीजिए। 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री जब आप उत्तर साइड में जाइएगा तो कर्क रेखा मिलेगा, और 23.5 डिग्री साउथ में जाइएगा पृथ्वी के तो वहां एक रेखा मिलेगी जिसका नाम है मकर रेखा। क्या नाम है, मकर रेखा। अब याद रखिए सूर्य का परिचालन जो है से इन्हीं रेखाओं के बीच में होता है, क्या जी। तो यहाँ तो सूर्य के प्रभाव से ये सब जितने एरियाज होंगे तो ये सब तो पूरा गर्म एरिया होगा। ये सब क्या होगा, ये है आपका कर्क, ये है आपका मकर, ये है आपका भूमध्य। तो ये सब जो रेखाएं होंगी, ये सब जो कर्क रेखा से मकर रेखा जब सूर्य का प्रभाव पड़ेगा तब तो ये काफी, ये सब जो कटिबंध है, जो कटिबंध कहलाते हैं, तो ये तो काफी गर्म होंगे। कैसे होंगे, गर्म होंगे। तो गर्म कटिबंध जब होंगे तो गर्म कटिबंध को क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध। उष्ण माने गर्मी वाला कटिबंध। काहे गर्म है, तो यहीं पे सूर्य का आवागमन ज्यादा होता है। समझ में आ रही है बात। तो कर्क रेखा से मकर रेखा तक जो ये होता है वह क्या होता है, उस कटिबंध को क्या कहते हैं, उष्णीय कटिबंध। क्या कहते हैं, उष्णीय कटिबंध। उष्णीय कटिबंध। चूंकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, उष्ण है, तो इस हिसाब से आप देखिए भारत तो यहाँ पर है, मेरे भाई, भारत यहाँ है, और भारत के ठीक बीचे बीच भाग से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा से मकर रेखा तक उष्ण कटिबंध ये है। तो यहाँ से जो नीचे का पार्ट हो गया वह कैसा कटिबंध है, तो उष्ण कटिबंध है। उष्ण का मतलब कि इधर गर्मी बहुत ज्यादा है। अब चलिए, अब आपको हम बता दें कि आपको जो है, ध्यान से समझिएगा, आपको जो है 66.5 डिग्री पर आप जब जाते हैं तो आपको एक और रेखा मिल जाता है, जिस रेखा का नाम आप क्या रखते हैं, तो उस रेखा का नाम बोलिए जोर से, आर्कटिक वृत्त है वो, है ना। तो यहाँ से 66.5 डिग्री पर जब जाइएगा और नीचे भी जब 66.5 डिग्री तक जाइएगा तो ऊपर में कौन सा वृत्त बनेगा, आर्कटिक, और नीचे में क्या बनेगा, बन जाएगा। तो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच जो जगह मिलेगा उस जगह में बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी। तो बहुत ज्यादा जब गर्मी नहीं होगी, वजह क्या होगा, सूर्य, वजह क्या है, सूर्य। यहाँ सूर्य का किरण तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे गर्मी कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं है,
बहुत ज्यादा गर्म नहीं है तो बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं है। तो जहां पे गर्मी का भी एहसास हो और ठंडा का भी एहसास हो, दोनों चीज का एहसास हो, ऐसे कटिबंध को कौन सा कटिबंध कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे इसको? उपोष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे इसको? उपोष्ण कटिबंध। तो ये दोनों हिस्सा क्या कहलाएगा? उपोष्ण कटिबंध। क्या कहलाएगा? उपोष्ण कटिबंध। उष्णीय जो कटिबंध है यह गर्म है। उष्ण माने क्या होता है? गर्म। उष्ण माने क्या होता है? गर्म। तो गर्म है। उपोष्ण का मतलब हो गया जहां गर्मी और ठंडा, न ज्यादा गर्मी कहिए न ज्यादा ठंडा कहिए, कहिए कि गर्मियों है और ठंडा भी बहुत ज्यादा है, तभी इसको कह सकते हैं उपोष्ण कटिबंध। क्या कह सकते हैं? उपोष्ण कटिबंध। है कि नहीं? चूंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं। समझ में आ रही है बात? है कि नहीं? तो इसका नाम है उष्ण कटिबंधीय को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल। और उपोष्ण कटिबंधीय को कहते हैं सब ट्रॉपिकल। क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल। क्लियर हो गया? और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है भैया मोरे, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। तो एक हो गया नॉर्थ पोल और एक हो गया साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को समझ लीजिए। ये जो नॉर्थ पोल हो गया 90 डिग्री पर, यहाँ पे साउथ पोल हो गया 90 डिग्री पर। तो उपोष्ण कटिबंध यानी कि 66.5 डिग्री से जैसे ही आप ऊपर यहाँ तक जाइएगा तो ये सब एरिया जो है बाबू एकदम ठंडा वाला एरिया होगा, एकदम जमाऊ ठंडा वाला एरिया होगा। जहां जाते ही आदमी क्या हो जाएगा? जम जाएगा, है ना? पानी क्या हो जाएगा? बर्फ जम जाएगा। और जहां पर बर्फ जम जाता है, एकदम जम जाता हो, उसको बोलते हैं शीत कटिबंध। कोल्ड, कोल्ड वाला चीज आ गया, इस शीत कटिबंध एकदम ठंडा। कौन सा प्रदेश है? शीत कटिबंध। ये यहाँ पर जो भी देश पड़ेंगे वो सब एकदम कूल कूल होगा, एकदम ठंडा ठंडा होगा, एकदम जमल जमल होगा। है कि नहीं? तो ये सब ठंडा है, ठंडा एकदम। इधर सूर्य की किरणें एकदम एकदम बिल्कुल तिरछी पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एकदम ठंडा जमा हुआ रहता है। तो ये आप पूरे पृथ्वी के हिस्सों को देख पा रहे हैं कि कहाँ पे गर्मी ज्यादा हो सकता है, कहाँ पर उपोष्ण हो सकता है और कहाँ पर एकदम कोल्ड हो सकता है। ये तीनों चीजों को आप समझ लिए। तो अब देखिए, तो यहाँ भारत जो है, भारत का एक हिस्सा कहाँ पड़ा? तो एक हिस्सा पड़ा उष्ण कटिबंध में और दूसरा हिस्सा कहाँ पड़ गया? उपोष्ण कटिबंध में। कहाँ पड़ गया? उपोष्ण कटिबंध में। तो आप बताइए, नीचे वाला हिस्सा उष्ण और ऊपर वाला हिस्सा जो है वह क्या हो गया? उपोष्ण। अब हमको बताइए कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है कि उपोष्ण कटिबंधीय है? कौन कटे? दोनों कहाँ से पढ़े हैं कहीं दोनों का नाम? कोई एक क्यों का नाम न दिलाएगा जी? तो भारत की जलवायु जो है अब उष्ण कटिबंधीय है कि उपोष्ण कटिबंधीय है? यहाँ पे तो तर्क हो गया। चूंकि यहाँ आधा से जो है कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा के दक्षिण जो साइड पड़ता है भारत का, वह पड़ता है उष्ण कटिबंधीय में। पृथ्वी के किस हिस्से में? तो उष्ण कटिबंधीय में। अब भारत का आधा हिस्सा जो है वो पड़ता है उपोष्ण कटिबंधीय में, यानी कि वहां पर गर्मी की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होगी। किसकी अपेक्षा? यहाँ की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। क्लियर हो गया? दक्षिण में देखिए ना, दक्षिण में पड़ गया महाराष्ट्र, गोवा, केरल, केरल यहाँ है, कर्नाटक, तमिलनाडु, है ना, उड़ीसा, तेलंगाना, ये सब प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सब जो पड़ गए। क्या जी बाहर जाइए ना, काहे उसे कर रहे हैं? हटिए ना, बाहर चल जाइए, काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्या यार। तो ये सब जो प्रदेश पड़ जा रहे हैं, यहाँ पर गर्मी ही की वजह से आप साउथ वाला फिल्म देखिएगा तो हीरो आपका ज्यादा से ज्यादा काला कलूटा वाला मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? वहां आदमी अगर गए होंगे साउथ वगैरह में, देखिएगा भयंकर काला काला आदमी मिलता है सर। इसकी वजह क्या है? तो ये उष्ण कटिबंधीय है, मैंने गर्मी वाला प्रदेश है। जबकि आप अगर इससे ऊपर में बढ़िएगा, है ना, तो ये सब उपोष्ण कटिबंधीय है। बिहार एक अहिया पड़िए, देखिए बिहार,
अब बिहार के साथ स्थिति क्या है कि हम लोग बिहारी हैं। बिहारी जो है एकदम बहुत बढ़िया जगह में हम लोग है, जाड़ा का भी आनंद लेते हैं, गर्मी का भी आनंद लेते हैं और समय समय पर बरसात का भी आनंद लेते हैं। बहुत अच्छा जगह हम लोग को भगवान पैदा किए हैं। और याद रखिएगा, बिहार में कोई साधारण व्यक्ति पैदा नहीं होता है। अगर आप पुण्य आत्मा हैं, अगर आपकी आत्मा एकदम पुण्यात्मक है, यानी कि आपके पूर्वजों ने अच्छा काम किया है, तभी आपका जन्म बिहार में हो सकता है। हम उस देश में रहते हैं जहां पर एक तो भगवान पैदा लेते हैं और दूसरा खास करके बिहार में। तो बिहार की अगर बात करें तो भैया बिहार में जहां बुद्ध भगवान को भी जो ज्ञान दे दे, बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति यही बिहार में हुई हुई है। तो ये बिहारी जो है, यह ज्ञान का भंडार न रहता है यहाँ पर। बिहारियों से कोई टकराता है जल्दी का है? नहीं टकराने की वजह यह है कि बिहारी बहुत विद्वान होता है, बिहारी बहुत तेज होता है। एक बिहारी सब पर बहारी है। सोचिए तो, कुछ लोगों ने बिहार का नाम भले गंदा कर दिया है, लेकिन ये बात नहीं है। बिहार ज्ञान की भूमि है। बोध गया नाम सुने होंगे, वहां ज्ञान की प्राप्ति साक्षात बुद्ध भगवान को हुई है, जो विष्णु भगवान के 10वें अवतार के 9वें अवतार के तौर पर माने जाते हैं। समझे कि नहीं? तो ये सब जो है बुद्ध जो है, जब जहां बिहार की धरती है, जहां पे हम सभी सीजन का आनंद लेते हैं, कम बात है जी का। देखिए अब धीरे 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 हम लोग एकदम गर्मी में प्रवेश करेंगे। तो अभी तो हम लोग पूरा कोल्ड कोल्ड टाइप का एकदम पूरा जीन्स टी शर्ट एकदम बढ़िया बढ़िया पहने, उसके बाद जो है जैकेट वगैरह उजला लाल गुलाबी एकदम पहने। अब बहुत दिन जब पहन लिए तब कहेंगे कि अब इसको रख देते हैं। अब तनी एकदम हाफ हाफ टी शर्ट व्हाइट ब्लैक है ना, ब्लू है ना, एकदम सब रंग का पहनेंगे। उसके बाद जो है मन करेगा तो प्लास्टिक का कपड़ा बरसात के दिनों में पहन लेंगे। हम लोग तीनों चीज का आनंद लेते हैं। ऐसा कोई देश है, ऐसा कोई राज्य है जो तीनों का आनंद लेगा, दो चार को छोड़ करके? नहीं। ये बेचारा चाहबो करेगा, इधर वाला आदमी तो पूरा ठंडा का आनंद लेगा, कहाँ से लेगा? सब ऐसी करिया वाला है, खाली गर्मी की वजह से तो करिया हो जा रहा है सब, है कि नहीं? इधर का आदमी देखिए, इधर ज्यादा ठंडा, जम्मू कश्मीर सब में क्या है, लद्दाख उदाख में क्या है, ठंडापन ज्यादा है। क्योंकि इधर भी सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है, तिरछी पड़ती है। आ रहा है समझ में ना? तो याद रखिएगा। तो अब इसको भारत की कौन सी जलवायु कहेंगे? अगर जलवायु की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो आप एक लाइन में इसका आंसर दीजिएगा कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। कौन सा कटिबंधीय है? उष्ण कटिबंधीय है। तो सर ये उष्ण तो इधर वाले को न कहेंगे, ई वाला को तो उपोष्ण कहेंगे। तो बाबू एक बात आपको हम बताते हैं कि इसी राजस्थान में थार मरुस्थल है और यहाँ पर क्या है, हिमालय है। जब जलवायु चैप्टर पढ़ाएंगे तो थार और हिमालय को जब बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे, तो जब ये थार जो है से राजस्थान में है। अब भैया थार जो मरुस्थल है जहाँ बालू ही बालू बिछे हुए हैं, और इधर ठंडी एकदम हिमालय है। हिम मने बर्फ, आले मने घर, हिम मने बर्फ, बर्फ के घर को हिमालय कहते हैं, याद रखिएगा। एकदम मने जमा हुआ एकदम है। तो थार और हिमालय जब आपको पढ़ा देंगे तो आपको ये पता बहुत अच्छा से चलेगा कि यहाँ से जितनी भी हवाएं उठ करके हिमालय से टकरा करके जब लौटती हैं तो यहाँ पर वो बारिश करवा देती है। यहाँ की हवाएं मानसून हो जाती हैं, माने बारिश वाली हवाएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से यह पूर्ण रूपे न उपोष्ण नहीं रह पाता है ना। जब जब भारत की जलवायु एक चैप्टर है भूगोल में, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, 1.5 घंटा का टॉपिक है, उसको पढ़ा देंगे तो आपको ये बात उसमें समझा देंगे कि यह उपोष्ण होते हुए भी है ना, इन दोनों की वजह से इसको उष्ण कटिबंध का नाम दिया गया है। और इसीलिए भारत की जलवायु को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। क्या कहते हैं? यहाँ के कोई पूछेगा कि भारत की जलवायु कैसी है, तो आपको बताना होगा कि उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। समझे? उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। यहाँ पर उपोष्ण, ये साइड उपोष्ण है, लेकिन हम लोग पूरे भारत की जलवायु पर अगर चर्चा करेंगे तो इसको बताएंगे उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु भारत की है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? क्लियर हो गए?
अगर यहां तक आप बात को समझ लिए हो, अगर यहां तक इस बात को समझ लिए हो, तो अब यहां से हम कर्क रेखा को साइड करके अब हम लोग मानक समय रेखा के बारे में जानकारी ले लें तो कोई दिक्कत है? मानक से, चूंकि देशांतर जो होता है, जो देशांतर हम लोग पढ़े थे, अक्षांश तो समझिए गए थे, और जब देशांतर हम लोग पढ़ेंगे तो देशांतर का काम है, देशांतर के ही वजह से आपके यहाँ समय का पता चलता है। किसका पता चलता है? समय का। क्लियर हो गए? तो अब हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं भारत की मानक समय रेखा। क्या पढ़ लेंगे? भारत की मानक समय रेखा। कोई दिक्कत? तो स्क्रीनशॉट जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं। समझ में आ गई है कि नहीं बात? तो आप लोग इसको कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अगला टॉपिक में चलते हैं, है ना, भारत की मानक समय रेखा। तो इसको हटा दें। पूरा का पूरा हम आपको एकदम पढ़ाए हैं, इस चीज से नक्शा लेकर के पढ़ाए हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। भारत के कितने प्रदेशों से कर्क रेखा गुजरती है? जोर से नाम जल्दी जल्दी बता दीजिए। ये पंजाब का नाम रट रहे, पंजाब तो पता ही इधर है पगली। हो गया। सबसे ज्यादा कर्क रेखा की लंबाई किस प्रदेश में है? कितने ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा के, है ना, उनकी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर साइड में है? कौन ऐसा शहर है, कौन ऐसे राज्य की राजधानी है जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? रांची से है। समझे कि नहीं? क्लियर हो गए? अब भारत में कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। आप बताइए, कर्क रेखा से मकर रेखा तक कौन सा कटिबंध? कर्क रेखा से मकर रेखा तक कौन सा कटिबंध? जोर से बोल। कर्क रेखा से लेकर के, है ना, आर्कटिक वृत्त तक कौन सा कटिबंध? उपोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध है? ना देख रहा है जी, आंधळे है, नहीं समझ में आ रहा है? और नहीं समझ में आ रहा है तो बगुला नेट काहे ला कर ले है? दिमाग तो लगा नहीं रहा है। एगो चैन ले लिया, झूठो इसी से कर रहे हो। यहाँ ना देखो। और आप बताइए, मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक कितना, कौन सा कटिबंध होगा? अब बताइए, 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ तक कौन सा कटिबंध? और इसी तरह से आप हमको बताइए कि 66.5 डिग्री साउथ से लेकर के 90 डिग्री साउथ तक कौन सा कटिबंध? शीत कटिबंध। कौन सा कटिबंध? शीत कटिबंध। शीत माने एकदम ठंडा कोल्ड वाला, उपोष्ण माने ठंडा गर्मी दोनों का मिश्रण, और उष्ण कटिबंध माने जहां गर्म क्षेत्र हो। समझ में आ गई बात? लेकिन पूरे तौर पर अगर बात की जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बात? कर्क रेखा से सबसे दूर पर बसा हुआ राजधानी किस प्रदेश की है? राजस्थान की है ना? बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी लोगों को, आपने बहुत अच्छे से सीखा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ने के बाद जो है, अब हम लोग चले आते हैं दूसरे टॉपिक पर। और जो दूसरा टॉपिक है वह है भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा। क्लियर हो गया मेरे भाई? भारत की मानक समय रेखा। चलिए ध्यान से अब सुनिए इस बात को बहुत अच्छे से। भारत की जो मानक समय रेखा है, IST जिसको हम लोग बोलते हैं, इंडियन, है ना, IST का मतलब क्या हो गया? इंडिया, है ना, स्टैंडर्ड टाइमलाइन, है ना, इंडिया स्टैंडर्ड टाइमलाइन। भारत की मानक समय
रेखा। देशांतर रेखाओं का काम क्या है? समय मापन का। देशांतर रेखाओं का क्या काम है? समय मापन। आपसे कोई पूछेगा कि समय का मापन, समय का मापन कौन करता है, तो देशांतर रेखाएं। कौन रेखाएं? देशांतर रेखाएं। क्लियर हो गया? समय का मापन कौन करेगा? देशांतर रेखा। देखिए, देशांतर रेखा के मतलब क्या चीज? जो लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं हैं उन्हीं को ना देशांतर रेखा कहते हैं जी। तो देशांतर रेखा, भारत में कुल देशांतर रेखा कितना? गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक कितना? लगभग 29 डिग्री 18 मिनट, मतलब 29 से थोड़ा सा ज्यादा और 30 से कम, यानी कि लगभग 30। अब बताइए जरा सा हम लोग, सबसे पहले इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। थोड़ा पृथ्वी को देखिए ध्यान से। किसको देखिए ध्यान से? पृथ्वी को देखिए ध्यान से। पृथ्वी को देखिए ध्यान से। कैसे देखेंगे? ध्यान से देखिए। देखिए, ये पृथ्वी है मेरे भाई। ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कैसे लगाती है? तो देखिए, याद रखिएगा, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर पश्चिम से कैसे लगाती है? पश्चिम से पूरब। कैसे? पश्चिम से पूरब। ये पश्चिम है, ये पूरब है। ऐसे ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में। क्योंकि ऐसे घड़ी चलेगा तो पहले 12 के बाद 11 के बाद 10। आगे समझ में? कैसे भ्रमण करती है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि पश्चिम से पूरब। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। कैसे? पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है, घूमती है। समझ में आ गई बात? क्योंकि कोई भी अस्थिर चीज से, कोई भी अस्थिर वस्तु से, जैसे अगर आप देखिए, सुनिए ध्यान से, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी आगे चल रही है, तो पेड़ पौधा आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा कि पीछे हटता हुआ नजर आएगा? पीछे हटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, वो स्थिर है। तो आपको लगेगा कि वो पीछे की ओर भाग रहा है। वह कैसा भाग रहा है? पीछे की ओर। सूर्य क्या है? स्थिर है। सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी लगाता है चक्कर। तो पृथ्वी कैसे घूमता है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो जैसे ही वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगी, तो आपको एहसास होगा कि सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। सूर्य कैसे जा रहे हैं? पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। आगे समझ में? जबकि पृथ्वी, एक्चुअली बात क्या है? तब एक्चुअल बात यही है कि वह पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है पृथ्वी। लेकिन लगता है लोगों को क्या है कि सूर्य भगवान पूरब से निकल रहे हैं और पश्चिम साइड में डूब रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो इस हिसाब से हमको जरा बताइएगा, इस हिसाब से जरा हमको बताइएगा कि हमारे पूरब साइड में कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश है। और पश्चिम साइड में कौन है? गुजरात। जहां से, अरे तो पृथ्वी पर हम बता दिए। ओह, चलिए देखिए ध्यान से। आ गया समझ में? अब देखिए, जैसे हमारे भारत में, देखिए ध्यान से, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले और सबसे अंतिम में कहाँ? गुजरात है कि नहीं? तो सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देंगे कि गुजरात वालों को दिखाई देगा? अरुणाचल प्रदेश। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह ये है मेरे भाई
कि पृथ्वी के घूमने की दिशा और सूरज के आने की दिशा पर फर्क हो जाता है। पश्चिम से पूरब जब पृथ्वी घूमेगी तो सूरज हमारे पूरब से पश्चिम नजर आएंगे, और हमारा सबसे पूर्वी पर अगर चलेंगे तो पूरब साइड में, जैसे एक तो आप समझिए यहाँ उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, ऐसे ऐसे देशांतर है, ऐसे ऐसे क्या है देशांतर है। समझ में आ रही है बात ना? हमारा जो देश है मेरे भाई अहिजा है, ध्यान समझिएगा, एकदम अहिजा है। यहां से कर्क रेखा गुजार दीजिए ना जरा सा, हमारा देश यहाँ पे है। तो अब देखिए तो सबसे पूर्वी देशांतर अरुणाचल में है, उसके बाद नहीं यहाँ है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले सूरज कहाँ नजर आएंगे? अरुणाचल प्रदेश। अब बताइए, पृथ्वी को हमने दर्शाया है कि एक सर्किल के तौर पर है। कैसा तौर पर है? सर्किल। तो एक सर्किल का मान कितना होता है? 360। ऐसे भी कितना है अक्षांश? 360। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। समझ में आ रही है बात? 360 डिग्री का। अब सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने अक्ष को 24 घंटे में पूरा कर लेती है। कितना देरी में? 24 घंटा में, है कि नहीं? 24 घंटा में, और घूमते 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 वैसे, यानी कि सूर्य का उसको चक्कर लगाने में कितना समय लग जाता है? 24 घंटा। कितना घंटा? 24 घंटा। ऐसे ऐसे वाला में गोलैया में घूमने में अपने अक्ष पर तो 24 घंटा। आई डिग्री कितना का है? 360 डिग्री। समझे कि नहीं? पूरा वृत्त का मान कितना है? एक वृत्त कितना का होता है? 360 डिग्री का कोण बनाता है। और पृथ्वी को घूमने में कितना समय लग जाता है? 24 घंटा। कितना घंटा? 24 घंटा। तो एक घंटा में वो कितना डिग्री घूमता होगा? तो अब निकाल लेते हैं, तो समझिए, देखिए 24 घंटा में, 24 घंटा में कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो एक घंटा में कितना डिग्री? तो 360 बटा 24। 360 बटा 24। 24 से कितना बार में कट जाएगा? 15 बार में। यानी कि एक घंटा में, एक घंटा में पृथ्वी जो है 15 डिग्री घूम जाती है, यानी कि 15 लाइन टच कर जाती है एक घंटा में। समझ में आ रही है बात? एक घंटा में कितना? 15 डिग्री। अब हमको जरा सा यहां पर एक क्वेश्चन और समझ लीजिए कि 60 मिनट में, 60 मिनट में, है ना, कितना डिग्री घूम जाती है? 15 डिग्री। 60 मिनट में कितना डिग्री? 15। यानी कि एक चीज समझिए, 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगा? 60 मिनट। तो एक डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 60 बटा 15, यानी कि 15 चौका 60। यानी कि एक डिग्री को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 4 मिनट। कितना समय लगेगा? 4 मिनट। समझ में आ गई बात? एक डिग्री पार करने में, डिग्री समझ रहे हैं ना? ये ऐसे 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 ऐसे, अगर इसको 0 मान लिया तो 1 2 3 4, है ना, 5 6, ऐसी करके कितना? 180। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से जो अरुणाचल प्रदेश से हमारे यहाँ जो देशांतर गई है ना, वह कितना डिग्री और कितना मिनट देशांतर से होकर के गुजरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि 97 डिग्री 25 मिनट। कितना? 97 डिग्री और 25 मिनट। आ रहा समझ में ना? एक लाइन को क्रॉस करने में, एक डिग्री को क्रॉस करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का। क्लियर हो गया? अब बताइए, भारत में कुल कितना देशांतर है? तो लगभग 30। भारत में कुल कितना देशांतर है? 30। तो अगर हम लिखे कि भारत में कुल कितना देशांतर, तो कुल देशांतर की संख्या कितना हो गया? 30। पढ़ाए हैं 29 डिग्री 18 मिनट, यानी कि 29 से ज्यादा और 30 से थोड़ा सा कम। यानी कि हम इसीलिए लिख दिया कि भारत में कुल कितना? 30। और एक लाइन को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 30 गो लाइन पार करने में 30 गुना 4, यानी कि कितना समय लगेगा?
120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना? 2 घंटा। कितना देरी? 2 घंटा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य दिखाई देंगे तो गुजरात तक सूर्य आने में समय कितना लग जाएगा? 2 घंटा। लेकिन बात यहाँ समझिए, बात यहाँ ऐसी नहीं है, बात यहाँ इस तरह से है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? फिर से समझ लीजिए, समय का मापन कौन सी रेखाएं करती हैं? देशांतर रेखा करती हैं। समझ में आ गई बात? अब बताइए, हमारे यहाँ जो भारत में जो देशांतर रेखा है वह किस जगह से आती है? तो अरुणाचल प्रदेश से आती है। कितना डिग्री कोण बनाती है? 97 डिग्री 25 मिनट का यहाँ पर देशांतर रेखा है। अब यहाँ पे जो 97 डिग्री 25 मिनट का देशांतर रेखा है, तो आप पढ़े हैं कि पृथ्वी जो है वह गोल है और 360 डिग्री का कोण बनाती है, और पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लग जाता है। तो 360 में अगर 24 से भागा देंगे, है ना, तो 1 घंटा में वह कितना डिग्री घूम जाती है? 15 डिग्री। तो अगर 15 डिग्री को घूमने में अगर 60 मिनट का समय लगता है, तो 1 डिग्री घूमने के लिए कितना मिनट का समय लगेगा? 4 मिनट का। तो हम 4 मिनट निकाल लिए, और कुल देशांतर देश में कितना है? 30। तो 30 में 4 से गुना कर दीजिए तो कितना देरी लग जाएगा? 2 घंटा। 120 मिनट का समय लग जाएगा। समझ में आ गई बात? यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तब इसको कर देते हैं थोड़ा छोटा। इसको क्या कर देते हैं? समझने के लिए छोटा कर दे रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, सूरज जिस डिग्री पर चलता है, याद रखिएगा, सूरज जिस डिग्री पर चढ़ा हुआ रहेगा, जितना डिग्री पर चढ़ा हुआ रहेगा, उसका जो प्रकाश होता है ना, वो 18 डिग्री तक पहुंच जाता है विसरण के नियम से। किस नियम से? विसरण के नियम से। विसरण की वजह से याद रखिएगा, अगर सूरज जो है 2 डिग्री पर पहुंचा हुआ है तो उसकी किरणें कहां तक प्रवेश कर जाएंगी? 20 डिग्री तक। आगे समझ में? कहां तक? 20 डिग्री। 18 डिग्री तक प्रकाश सूर्य का जाते रहता है। कितना डिग्री तक? 18 डिग्री तक। तो हुआ क्या चीज, सो समझिए, हर एक, याद रखिएगा, हर, अब देखिए यहां पर एक चीज और देखिए, यहां पे इस बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर हमारे भारत में सूर्य दिखाई देंगे तो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देंगे। सबसे पहले कहां दिखाई देंगे? अरुणाचल। तो सूर्य सबसे पहले उदय भारत के किस साइड में होंगे? अरुणाचल प्रदेश की ओर होंगे, पूरब दिशा में होंगे। कहाँ होंगे? पूरब दिशा। तो निश्चित है कि गुजरात आने तक उनका प्रकाश समय लगेगा। गुजरात आने तक प्रकाश समय लगेगा। हाँ, एक चीज हम इस बात को कह सकते हैं कि देखिए, एक मानक समय ये भी है कि हर 6 डिग्री, 6 डिग्री पर, माने 6, 12, 18, 24, ये सब समझते हैं ना बात। तो सूर्य का किरण जहां पर जिस डिग्री पर होंगे वहां प्रकाश पहुंचने में उनका प्रकाश कितना डिग्री तक काम करता है? 18 डिग्री तक। तो यानी कि 18 डिग्री को अगर 3 भाग में बांटिए तो एक हो गया 6 डिग्री, दूसरा हो गया 12 डिग्री, और तीसरा हो गया कितना डिग्री? 18 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया? तो याद रखिएगा, जैसे ही सूर्य की किरणें, सूर्य जिस डिग्री पर होगा, अगर उसकी किरणें हाईएस्ट 18 डिग्री पर पहुंचेंगी तो निश्चित है कि वह 6, 12 को भी पार कर रही होंगी। कहां पार कर रही होंगी? 6 को भी पार कर रही हैं, 12 को भी पार कर रही हैं, और 18 को भी पार कर रही हैं। तो सब का अलग अलग नाम पड़ गया। 6 डिग्री, हर 6 डिग्री को, 6 डिग्री वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? सिविल, है ना, हम लोग क्या कहते हैं? सिविल ट्विलाइट। क्या कहते हैं इसको? सिविल ट्विलाइट। क्या कहेंगे इसको? सिविल ट्विलाइट। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि 6 डिग्री, हर 6 डिग्री देशांतर रेखाओं को कौन से नाम से जाना जाता है? सिविल ट्विलाइट। क्या नाम से? सिविल ट्विलाइट के नाम से। समझ में आ गया बात? और 12 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? नॉटिकल ट्विलाइट। क्या बोलते हैं? नॉटिकल ट्विलाइट।
और 18 डिग्री की जो रेखा होती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट। क्या कहते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकल, है ना, ट्यूबलाइट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन। 6 डिग्री, जो 6 डिग्री पर जो रेखाएं आएंगी उसको किस नाम से जानेंगे, सिविल ट्यूबलाइट। 12 डिग्री पर नॉटिकल ट्यूबलाइट, 18 डिग्री पर एस्ट्रो। ऐसा थोड़ी है कि सूर्य ई वाला को पार करके डायरेक्ट 6 पर पहुंच जाएंगे, नहीं। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर सूर्य है तो आप 18 देखिए ना कहाँ है जगह से। अगर सूर्य यहाँ है तो इनकी किरणें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ पर पहुंची हुई रहेगी। उसका प्रकाश यहाँ तक ऑलरेडी पहुंचा हुआ रहेगा, लेकिन इस जगह से 6 डिग्री वाली रेखा क्या कहलाएगी, सिविल ट्यूबलाइट। 12 डिग्री की रेखा क्या कहलाएगी, नॉटिकल ट्यूबलाइट। और 18 डिग्री क्या कहलाएगी, एस्ट्रोनॉमिकल ट्यूबलाइट कहलाएगी। क्लियर हो गया ना। तो ये आपको कहलाएगी। हाँ, ये होगा कि जहां जो सूर्य के ठीक बगल में, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आपको जो है से सूर्य की रोशनी होगी, यहाँ पर ज्यादा से थोड़ा सा कम रहेगा, और यहाँ थोड़ा सा कम किरण आएगी, लेकिन आएगी तो जरूर, आएगी तो जरूर। क्लियर हो गया। अब इस बात को समझिए, इसी सभी बातों से टाइम का निर्धारण होता है। क्या चीज का निर्धारण होता है, टाइम का। तो अब यहां पर जब हम लोग टाइम का निर्धारण करेंगे तो कहीं ना कहीं एक माना गया होगा अनुमानित समय कि भारत में किस देशांतर को, कितना डिग्री के देशांतर को मानक रेखा या मानक समय रेखा कहा गया। इस चीज को जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। पूरे वर्ल्ड में किस जगह को, किस देशांतर को, है ना, एकदम माना गया कि यह देशांतर, यहाँ पर हम लोग इनको ये मानते हैं और यहाँ से ही समय मिलाया जाएगा। इस बात का निर्धारण तो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय देश मिलकर के किए ना होंगे, तभी तो सबका समय पता चलता है। क्लियर हो गए। तो अब जरा इन बातों पर हम लोग ध्यान से समझिए। ये सब बातें आप लोग समझ गए। चलिए आगे। तो अब हम लोग समझ लेते हैं टाइम निर्धारण। अब यहां से किसकी बात होगी, टाइम निर्धारण की। किसकी बात करेंगे हम लोग, टाइम निर्धारण की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि भारत के बीच से, कहां से, भारत के बीच से गुजरने वाला एक न एक कोई मानक रेखा है, कोई देशांतर है। पूरा भारत सिस्टम यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ध्यान से। ठीक है, ठीक है। अब इस बात को समझ लीजिए ध्यान से कि हमारा पूरा भारत पूर्वी देशांतर में है। हमारा पूरा भारत किस देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में है। और हमारे यहाँ जो लाइन अरुणाचल प्रदेश से निकलता है वह 97 डिग्री 25 मिनट है। वह कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। अब यहां से जाएगा तो 97 के बाद 96, 96 के बाद 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, इस तरह से आगे में बढ़ेगा। इस तरह से आगे में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और एक समय आएगा, एक समय आएगा, 1 मिनट जरा सा बल्कि हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है ना।
देखिए ध्यान से, आप देखिए सब आप जीएमटी वगैरह सब समझिएगा, चिंता नहीं कीजिए, पूरा स्पष्ट फिगर नहीं आया हो, देखिए ध्यान से, इतना ही आ रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, हम बता दे रहे हैं, ये आपको नक्शा नजर आ रहा है। तो चलिए ये नक्शा को आप देखिए, पूरा का पूरा भारत पूर्वी देशांतर में है, और हमारे यहाँ जो समय आया, यहाँ से जो अरुणाचल प्रदेश से ये लाइन जो टच किया, ध्यान से समझिएगा, ये लाइन जो हमारा टच किया वह 97 डिग्री है ना, वह 97 डिग्री, 1 मिनट, वह 97 डिग्री कितना मिनट, 25 मिनट पर आया, ठीक है। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, समझे कि नहीं, तो 82.5 डिग्री, देखिए ये वाला देख रहे हैं आप, ये जो भारत में इस तरह से जो देशांतर रेखा आया, जो कितना डिग्री पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसको हम लोग कहते हैं, जिस नीचे लिखा हुआ है कितना डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हमारे भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा कहा जाता है। कंप्लीट हो गया। तो आपसे कोई पूछेगा कि भारत में मानक समय रेखा किसको बोलते हैं, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर 82.5 डिग्री को ही भारतीय मानक समय रेखा क्यों कहा जाता है, इसको हम लिख रहे हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, मानक समय रेखा कहा जाता है, समझे कि नहीं, भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय नियम से, अंतरराष्ट्रीय नियम क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय नियम में विभिन्न देशों के द्वारा एक साथ मिल करके जो नियमावली बनी, उसके तहत ऐसा हुआ कि समय रेखा जो है, समय रेखा को 7.5 का गुणज बताया गया। कि 7.5 का ही गुणज क्यों, तो 7.5 का गुणज इसलिए कि 7.5 का गुणज का मतलब होता है 7 14 15/2 में अगर 1 डिग्री को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगेगा, तो लगभग कितना समय लग जाएगा उनको पार करने में, एक लाइन को 30 मिनट, कितना मिनट, 30 मिनट। इसीलिए 7.5 का गुणज रखा गया कि हर 30 मिनट के बाद सूर्य एक लाइन को क्या करते चले जाएंगे, पार करते जाएंगे, और 7.5 का गुणज में यह 82.5 डिग्री आ जाता है। समझ में आ गई बात है। इसीलिए हमारे देश का 82.5 डिग्री का जो ये पूर्वी देशांतर का लाइन है, वह लाइन जो है 30 मिनट का ख्याल से ही होना चाहिए, यानी कि 6, 6:30, 7, 7:30, ये नहीं कि 6:28, ऐसे नहीं। जब भी होगा तो 6 के बाद 6:30, 7 के बाद 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, ऐसे 9:20 नहीं, 9:25 नहीं, 9:13 नहीं, 9:14 नहीं, 9 या 9:30, 6, 6:30, 7, 7:30, इस तरह से। तो अंतरराष्ट्रीय नियम में समय रेखा जो है वह 7.5 के गुना में हो, यानी कि वह 30 के गुना में ही होना चाहिए। यह नियमावली है जिसके तहत एक मानक रेखा बनाया गया। आप देख लीजिए कि ये आपको हमने पढ़ाया कि जैसे देशांतर है, तो देशांतर में क्या है, कहीं ना कहीं एक 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री से अगर आप दाहिने जाते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, तो यह हो गया पूर्वी। और अगर इधर जाते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, तो यह हो गया आपका पश्चिमी।
इधर हो गया क्या चीज, पूर्वी। तो कहीं ना कहीं तो 0 डिग्री बनाया गया ना होगा, तो बनाया गया। 0 डिग्री की जो बात हुई वह बात हुई कहाँ, लंदन का एक शहर, लंदन में ग्रीनविच नामक एक प्रयोगशाला है। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, लंदन। और वहां पर ग्रीनविच क्या है, एक प्रयोगशाला है। और उसी प्रयोगशाला के नाम पर 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा गया। देशांतर रेखा को लंदन में, है कि नहीं? हाँ बजा सकते हैं, बजा सकते हैं। सुने ध्यान सभी, ग्रीनविच समझ में आ गया, कहाँ, ग्रीनविच। ग्रीनविच प्रयोगशाला कहाँ है, लंदन में है। समझ में आ गया बात। और इसीलिए यहां से 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा को ग्रीनविच जो हम लोगों ने समय मात्रक को बनाया, और इसी का नाम हम लोग पढ़ते हैं GMT। क्या नाम पढ़ते हैं, GMT। क्या नाम पढ़ते हैं, GMT। GMT का मतलब हो गया, G से हो गया ग्रीनविच, G से क्या हो गया, ग्रीनविच, M से हो गया मीन, और T से हो गया टाइम। यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम को हम लोग शॉर्ट में GMT कहते हैं। जो किसको माना गया, 0 डिग्री देशांतर रेखा को माना गया। और वह ग्रीनविच कहाँ है, लंदन में है। तो लंदन में जो प्रयोगशाला ग्रीनविच का है उसी को निर्धारित किया गया कि यह 0 डिग्री का देशांतर होगा, और उसके इधर का जितना भी भाग होगा वह पूर्वी देशांतर कहलाएगा, और ग्रीनविच के इधर जो देश होगा वहां का समय क्या हो जाएगा, पश्चिमी देशांतर कहलाएगा। क्लियर हो गया? क्या कहलाएगा, पश्चिमी देशांतर कहलाएगा। यह विश्व की, यह जो 0 डिग्री जो देख रहे हैं, यह विश्व की मानक समय रेखा कहलाएगी। यह क्या कहलाएगी, मानक समय रेखा मानी जाएगी। तो मानक रेखा समय किसको माना जाता है, 0 डिग्री देशांतर को। और यह 0 डिग्री देशांतर कहाँ है, लंदन में। लंदन में कहाँ, ग्रीनविच। कहाँ, ग्रीनविच प्रयोगशाला के पास है। ग्रीनविच प्रयोगशाला है, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया ग्रीनविच। और इसी की वजह से इसका नाम है ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। क्लियर हो गया? और वहीं से जो है भारत का माने समय का निर्धारण किया जाने लगा। अब देख लीजिए, अब हमको बताइए, भारत ग्रीनविच समय से पूरब में है या पश्चिम में है? जोर से बोलिए भैया। 0 डिग्री देशांतर से हमको क्या मतलब, हम तो है भैया सीधे 97 डिग्री है ना, 97 डिग्री 25 मिनट पर। तो हम तो बहुते इधर है लंदन से। लंदन से हम पूर्वी देशांतर में, हम लंदन से कहाँ हैं, पूर्वी देशांतर। तो सूर्य पहले हमारे यहाँ ना उगेंगे, सूर्य हमारे यहाँ ना पहले उगेंगे जी। जैसे देखिए ये पृथ्वी है, यही देखिए यहाँ से ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ऐसे जा रही है रेखाएं, ऐसे ऐसे ये सब जा रही है रेखाएं। अब यहाँ पर है 0 डिग्री, ये लंदन है। क्या हो गया, लंदन है। आ रहा समझ में? हम है भैया अहिजा, हम है भैया अहिजा। तो लंदन से पहले ना है, समझ में आ रही है बात ना। हम लंदन से पहले लंदन में सूझ जाएंगे कि पहले भारत में आएंगे, पहले भारत में आएंगे। हमरों से जो देश इधर होगा वहां और पहले जाएंगे, वहां और पहले जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखिए तो अब कैसे इसको निकालिएगा। लंदन के समय से भारत का समय आगे कि पीछे, तो आगे। कितना आगे, तो एक लाइन को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है, 4 मिनट। हमारे यहाँ भारत में मानक समय बनाया गया किसको, 82.5 को। तो 82.5 गुना 4 कर दीजिए। कितना कर दीजिएगा, 82.5 गुना 4। तो 82.5 गुना जब 4 कीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। कितना आ जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट। मतलब हम लंदन से 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। हमारे यहाँ लंदन से 5 घंटा 30 मिनट पहले सूर्य आकर के नमस्कार होता है।
यानी कि आपसे कोई पूछेगा कि भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट। समझ में आ गई बात? आप जैसे अभी हमारे यहाँ 5 बज जाए, अभी हमारे यहाँ कितना बज जाए 5, तो लंदन में कितना बजेगा? हम उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं, हम उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। अभी वहां दोपहरिया होगा कि वहां क्या होगा? हमारे यहाँ शाम है तो वहां दोपहरिया ही रहेगा, उससे हम आगे ना है जी, है कि नहीं? हम उससे क्या है आगे हैं, समझे कि नहीं? हमारे यहाँ सूर्य मिल जाएंगे अगर 5.5 घंटा के बाद तो नहीं उगेंगे। जा आया, समझ में आया? तो भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हमारे यहाँ ये जो 82.5 डिग्री की जो लाइन गई, इस लाइन को हम लोगों ने क्या नाम दिया? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ये जो देशांतर है इसका नाम क्या है? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। जो कितना डिग्री का देशांतर है? 82.5 डिग्री। इसको IST इसीलिए कहा गया कि यह भारत में मानक समय रेखा को दर्शाती है। यह भारत में किसको दर्शाती है? मानक रेखा समय को दर्शाती है। कितने बच्चों को यहां तक आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहां से ध्यान से समझिए, इस मानक रेखा पर, इस समय मानक रेखा पर कौन कौन से राज्य गुजरते हैं? नक्शा आपके सामने, कौन कौन से राज्य गुजरते हैं? अभी और चलेगा, अभी देखिए ध्यान से। इस IST जिनको समझ में आ रहा है वही हाथ खड़ा कीजिए, तो जरा सा देख लें कि कितना लोगों को समझ में आ रहा है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है खड़ा मत कीजिएगा हाथ। जिनको समझ में आ रहा है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? हाथ खड़ा कीजिए जिनको समझ में आ रहा है। से समझे? समझ में आ गया है, ठीक है। और जिनको ना समझ में आ रहा है तो एक दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप बढ़िया से नहीं सुने, इसका परिणाम है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। तो याद रखिएगा, हमारे यहाँ देशांतर रेखा की शुरुआत किस जगह से होती है? अरुणाचल प्रदेश से। उस देशांतर रेखा का नाम क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट। आ रहा समझ में? हमारे यहाँ से कितनी देशांतर की लाइनें जाती हैं? 30। कहाँ समाप्त होती है? गुजरात में। कहाँ समाप्त होती हैं? गुजरात होती है ना समाप्त। इसके बीच में गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में कितना लाइन है? 30। उसी में से एक लाइन है, उसी लाइन में से, उसी 30 लाइन में से 82.5 डिग्री पर एक लाइन है जिसका नाम क्या है ना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो समय का मानक रेखा है। कहाँ के समय का मानक रेखा है? भारत के समय का वो मानक लाइन है। जबकि विश्व में समय के लिए मानक लाइन कौन बनाया गया है? 0 डिग्री देशांतर। और वह 0 डिग्री देशांतर कहाँ है? लंदन में। किस शहर में? किस प्रयोगशाला के पास? ग्रीनविच प्रयोगशाला के पास। क्लियर हो गया? इसमें समझना कुछ है। भोपू भोपू आ रहा? अब कितना बच्चा को समझ में आ गया? भोपुअन दिमाग से हो जा लेता। चलिए अब आगे देखिए ध्यान से। यह लाइन हमारे देश में समय का निर्धारण करता है, इसीलिए इसको IST देखिए ना भाई, लिख देते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। अब वो नहीं याद हुआ? किस रेखा को बोला जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को बोला जाता है। अब चलिए, इसमें से कौन कौन से राज्य इस रेखा से गुजरते हैं? तो आंध्र, ये पूरा भारत दिखाई दे रहा है मेरे प्रिय। पहला देखिए भारत ही जा है, ये वाला राज्य जो है इसका नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला लाइन आया भारत में, देखिए आया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद देखिए ये वाला जो राज्य है भैया, मध्य प्रदेश। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मध्य प्रदेश को टच किया कि नहीं किया?
मध्य प्रदेश को टच किया। और मध्य प्रदेश के बाद ये वाला लाइन जो है छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को भी प्रवेश कर लिया और यही ना लाइन में आया है जी। तो ये देखिए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ तीनों को टच किया और भी तो नीचे टच कर रहा है। तो उसका नमवा क्या बताएगा? आप ही ना बताइएगा। तो छत्तीसगढ़ के नीचे ये वाला उड़ीसा है, उड़ीसा को टच किया। अब देखिए इसको भी अब टच किया है। तो इस राज्य का नाम आपको ना पता होना चाहिए कि क्या है, ऐसे बताइए, जोर से बोलना रे। तो आंध्र प्रदेश को टच किया। तो यह जो 82.5 डिग्री का जो लाइन है वह हमारे 5 राज्य को टच करता है। पहला यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आप गया। आगे समझ में? तो आपसे पूछेगा कि भारत का मानक समय रेखा किस रेखा को, किस देशांतर को कहा जाता है? तो 82.5 डिग्री को। हाँ क्या हुआ? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री की रेखा किस किस राज्य को टच करके निकल जाती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, एपी को होकर के निकल जाती है। समझ में आ गई बात? तो भारत का मानक समय रेखा किस पूर्वी देशांतर को माना जाता है? देशांतर का मतलब कि खड़ी रेखाएं कि पट रेखाएं? अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ गया बात? समझ में आ गया? चलिए हो गया बहुत बढ़िया से। देखिए ये रेखाएं ठीक ठीक उत्तर प्रदेश में कहां आ जाती हैं? कहां की रेखा से प्रवेश, कहां की जगह से प्रवेश करती हैं यूपी में? अरे भैया अभी कोई बोलेगा प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश का सबसे बढ़िया जगह प्रयागराज, सबसे बढ़िया जगह प्रयाग, जहां खुद गंगा माँ खुद है, जहां जमुना जी खुद है, जहां सरस्वती है, तीनों का संगम है। नदियों के ही संगम को प्रयाग कहा जाता है। पता है आप लोगों को? दुनिया में देखिए 5 गो प्रयाग आप लोग घूमिए। ये तो है, ये तो सबसे महा ये है प्रयाग। घूमिए कौन कौन प्रयाग? तो एक हो गया विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? विष्णु। और कौन प्रयाग? तो विष्णु का ही रूप नंद, नंद प्रयाग। नंद कर्ण में बाली पहनते थे तो कर्ण प्रयाग, और रुद्रों की माला पहनते थे तो रुद्र प्रयाग। और जहां भागीरथी अलकनंदा में आकर के मिलकर के गंगा बनती है वह प्रयाग को देव प्रयाग कहते हैं। यह 5 प्रयाग आप अपने पूरे परिवार के साथ घूम लीजिए तो सब तीर्थ घूम लीजिए। समझ में आ गई बात? तो पूर्ण प्रयाग, सब प्रयाग बता दिए। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, है ना, देव प्रयाग। प्रयागराज तो भैया प्रयागों का राजा है जो बगले में है, उत्तर प्रदेश में है। और वही प्रयागराज की धरती मिर्जापुर से यही रेखा गुजरती है। आ गया समझ में? उसी को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। क्लियर हो गया? पहले प्रयागराज का नाम था इलाहाबाद। हम इलाहाबाद काहे कहेंगे? बस प्रयागराज है कि नहीं? नैनी था जगह, मिर्जापुर में नैनी कहा जाता था। वहीं से यह लाइन क्या हुआ, मैंने हमारे यहाँ प्रवेश किया। हमारे यहाँ यूपी में जो प्रवेश किया लाइन, वही मिर्जापुर प्रयागराज की धरती से प्रवेश किया है। समझ में आ गया बात? निर्धारित समय है। समझ में आ गया बात ना? अब बताइए गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगेंगे और वहां तक पहुंचने में सूर्य को कितना समय लग जाएगा? 2 घंटे का। क्योंकि कई लाइन पार करना पड़ेगा, 30वां लाइन में वहां पहुंचेंगे। और 30 लाइन का मतलब है कि 30 गुना 4, एक लाइन को सूर्य को पार करने में 4 मिनट का समय लगता था। 30 में 4 से गुना कर दीजिएगा तो 120 मिनट का समय लगेगा, मतलब 2 घंटा के बाद। लेकिन पूरे 30 को लाइन नहीं ना है, 29 मिनट 29 डिग्री और 18 मिनट का ना अंतर है। तो अगर बीपीएससी वाला या यूपीएससी वाला खोचरा रहता है
पूरे पूरे पूछा कि नहीं, ऐसे नहीं बताइए कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात जाने में सूर्य को कितना समय लगेगा, पूरे पूरे बताइए। तो याद रखिएगा 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड का समय लगेगा। फिर से याद कीजिए, 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड। 2 बार बोलो तो नहीं हो। दोनों के बीच में सूर्य को जाने में कितना समय लगेगा? समझ में आ गया? समझ में आ गया? टॉपिक खत्म। आया समझ में? ये खत्म हो गया। अब इस भारत के किनारे किनारे थोड़ा समुद्री जगह है, थोड़ा उस पर भी अध्ययन कर लेंगे, लेकिन आज नहीं। मजा आया? कर्क रेखा समझ में आ गया? देशांतर रेखा समझ में आया? मानक समय समझ में आया? समझ में आया ना? पृथ्वी के घूमने की स्थिति और सूर्य के उगने की स्थिति समझ में आ गया? ठंडा गर्मी समझ में आया? काला गोरा समझ में आया? जब समझ में आ गया तब हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।